अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 24 मार्च को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1775 बर्थ ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर, इंडियन पोएट एंड कंपोजर। भारतीय कवि और संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जन्म हुआ था। Muthuswami Dikshitar was born in Tiruvarur near Tanjavur in what is now the state of Tamil Nadu. He was the eldest son of composer Ramaswamy Dikshitar. मुत्तुस्वामी दीक्षितर साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि, गायक, वीणा वादक और कर्नाटिक संगीत के एक लेजेंडरी कंपोजर थे। उनकी रचनाएं हिंदू देवताओं और मंदिरों के विस्तृत और काव्य वर्णन के लिए जाने जाते हैं। His music is known for capturing the essence of raga forms through the veena style that emphasizes gamakas. These gamakas are subtle decorations of musical notes usually referred to as shaking the note. Dikshitar also composed some of his kritis as a combination of Sanskrit and Tamil languages. लेकिन उनकी रचनाएं मुख्य रूप से संस्कृत में ही है। Muthuswamy also undertook the project of composing in all the 72 Melakarta ragas. Dikshitar was a master of Tala and is the only composer to have kritis in all the 7 basic talas of Carnatic scheme. उनकी कुल रचनाएं लगभग 450 से 500 है, जिनमें से अधिकांश वर्तमान कर्नाटक संगीत समारोहों में संगीतकारों द्वारा बहुत व्यापक रूप से गाए जाते हैं। Muthuswamy Dikshitar's brothers Chinnaswamy and Balaswamy Dikshitar were also noted musicians. Chinnaswamy composed some kritis while Balaswamy adapted and pioneered the use of Western violin in Carnatic music. Muthuswamy Dikshitar is considered as one of the musical trinity of classical music. ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना होगा कि म्यूजिकल ट्रिनिटी में मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराजा और श्यामा शास्त्री शामिल थे। He is also known by his signature name of Guru Guha, which is also his mudra and can be found in each of his songs. 21 अक्टूबर 1835 में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1946 कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। The cabinet mission formed by the British government to resolve the constitutional deadlock between Indian political leaders regarding the transfer of power arrived in India on 24th of March 1946. कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के इनिशिएटिव पर किया गया था। तो इस कैबिनेट मिशन का कॉम्पोजिशन क्या था, इसमें कौन कौन थे? इसमें 3 मेंबर्स थे। वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। द देन वाइसरॉय लॉर्ड वेविल was also involved in the process, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये इस कैबिनेट मिशन के ऑफिशियल मेंबर नहीं थे। So what were the objectives of cabinet mission? Number 1, to secure an agreement with the leaders of Indian political spectrum regarding the framing of constitution for India. Number 2, to establish a body for framing the future constitution of India. And number 3, to create an executive council with Indian support. मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने रखा। हालांकि मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों पर सहमति जताई और किसी तरह के बदलाव की इच्छा नहीं जताई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी प्रस्तावों पर सहमत नहीं हुई। Hence the May plan was not accepted. So what were the proposals of the cabinet mission in May? Number 1, बिना किसी पार्टीशन के भारत को आज़ादी दी जाएगी। Number 2, प्रोविंसेस 3 हिस्सों में बांटे जाएंगे, that is ग्रुप ए,
मद्रास सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और ओडिशा। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। एंड ग्रुप सी, बंगाल एंड असम। तीसरा प्रपोजल ये था कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच पावर्स बांटे जाएंगे। द सेंटर वुड कीप द पावर्स ओवर द डिफेंस, कम्युनिकेशंस, फॉरेन पावर्स एंड करेंसी, एंड द provinces would get the remaining powers. Proposal number 4 was that the Constituent Assembly would be constituted. प्रपोजल नंबर 5 था कि इसी संविधान के अनुसार नई सरकार का गठन किया जाएगा और इस बीच एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। The Congress did not accept these proposals primarily because the Indian National Congress wanted a strong center. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1977। मोरारजी देसाई became the first non-Congress Prime Minister of India. मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहले इस टॉपिक का बैकग्राउंड जान लेते हैं। The emergency imposed by Indira Gandhi on 25th of June 1975 ended after 21 months on the 21st of March 1977. इसी के बाद 1977 में घोषित हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई और जनता पार्टी और उनकी एलाइज की जीत हुई थी। Both Indira and Sanjay Gandhi lost their parliament seats. Consequently, Morarji Desai went on to become the first non-Congress Prime Minister of India. आज ही के दिन यानी कि 24 मार्च 1977 यानी कि 1977 में भारत को पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिले। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद यही पहली बार था जब भारत को एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मिला। अगर आप 1975 में इम्पोज की गई इमरजेंसी के बारे में और फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप 21 मार्च का दिस डे इन हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। मोरारजी देसाई के पहले जो भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। मोरारजी देसाई was the first non-Congress Prime Minister of India एंड इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, ये भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही जानना होगा। आगे बढ़कर देखते हैं आज के दिन और कौन सी ऐसी खास घटना घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो है 1984 इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर एड्रियन डिसोजा वाज बोर्न। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी एड्रियन डिसोजा का जन्म हुआ था। एड्रियन इज अ फील्ड हॉकी गोलकीपर फ्रॉम इंडिया। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। Adrian was introduced to hockey at the age of 9 years और 17 साल की उम्र में न्यू दिल्ली का एयर इंडिया हॉकी एकेडमी में इनका एडमिशन हुआ था। Adrian D'Souza is one of the youngest hockey players to play at the Olympics at the age of 20 years. He made his international debut for men's national team in January 2004 during the Sultan Azlan Shah Hockey Tournament in Kuala Lumpur in Malaysia. He was the captain of Indian team in 2005 Junior Hockey World Cup. अब बात करते हैं इनको दी गई अवार्ड्स के बारे में। इनको 2006 में छत्रपति शिवाजी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2004 में इंडियन हॉकी ईयर बुक द्वारा इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया था। अब फील्ड हॉकी की बात हो रही है तो इस स्पोर्ट्स में शामिल फेमस प्लेयर्स के भी नाम जान लेते हैं। फेमस इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर्स आर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्लई, अजित पाल सिंह, अनूप अमरपाल वाल्मीकि एटसेट्रा। चलिए अब देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और अपनी तैयारी जारी रखने के लिए इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में इन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब एंटर करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Which Carnatic music composer is known by the signature name of गुरु गुहा? कौन सा कर्नाटिक संगीत कंपोजर गुरु गुहा के सिग्नेचर नाम से जाने जाते हैं?
ऑप्शन ए त्यागराजा, ऑप्शन बी स्वाति तिरुनाल, ऑप्शन सी मुत्तुस्वामी दीक्षितर या ऑप्शन डी तिरुवरूर रामस्वामी पिल्लई। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following were a part of the cabinet mission? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के हिस्सा थे? नंबर 1 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर, नंबर 3 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर 4 लॉर्ड वेवल। आपको इसमें से सही जवाब चुनना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। In which year did India get its first non-Congress Prime Minister? भारत को किस वर्ष अपना पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1979 या ऑप्शन डी 1980। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। Adrian D'Souza is associated with which of the following sports? एड्रियन डिसौजा निम्नलिखित खेलों में से किस से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। Who among the following is not a part of the musical trinity of Carnatic music? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की संगीत ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए त्यागराजा, ऑप्शन बी श्यामा शास्त्री, ऑप्शन सी मुत्तुस्वामी दीक्षितर या ऑप्शन डी बालस्वामी दीक्षितर। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.